हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर 4 में हमारा केमिस्ट्री का 4th टॉपिक करेंगे। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग आई होप कि आपका जो प्रिपरेशन है फॉर द जेके बैंक वो अच्छा चल रहा होगा। ठीक है। और हमारा जो जेके बैंक के लिए जो हम फर्स्ट मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं दैट इज़ ऑन 20th जुलाई फॉर जेके बैंक पीओ। और ये टेस्ट हम देंगे ऑलिव बोर्ड की ऐप में। और जिसने ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ नहीं खरीदी हैं वो अभी भी इसे परचेज़ कर सकता है ऑलिव बोर्ड की ऐप पे जाके एंड यूज़ करके कोड SSS एंड ही विल गेट दी 20% ऑफ। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो होगा वो होगा हमारा ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में। ये हमारा एक सिलेबस का पार्ट है। बिफोर जंपिंग इनटू द टॉपिक, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से दैट व्हाट मेक्स समथिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मीन्स क्या चीज़ बनाता है एक सॉलिड को सॉलिड, लिक्विड को लिक्विड एंड गैसेस को गैसेस। तो हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे वाटर जो है दैट एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड गैसेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। क्या डिफरेंस होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में? मतलब है तो वाटर ही है। क्या चीज़ है जो इसको सॉलिड और लिक्विड और गैसेस बना रही है? सोचो। द आंसर फॉर दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है। हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर, उसमें मैंने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में बताया था कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस में वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है। यही पार्टिकल्स का नेचर जो है बनाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस को। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये हम देखेंगे तीनों के केसेस में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। Then force of attraction between the particles and kinetic energy of the particles। आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों करने का क्या मतलब है। हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस अगर समझनी है उसके लिए हमें गैसेस की प्रॉपर्टी समझने के लिए हमें पता होना चाहिए सॉलिड एंड लिक्विड कैसे रिएक्ट करते हैं उसी चीज़ पे, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, वो क्या पोजेस करते हैं। जब इन बेसिस पे, इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को समझेंगे ना इन 3 बेसिस के पे, तो हमें जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस है ना वो समझने में आसानी होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंस इनका। इसको आपने कैसे याद रखना है, मैं आपको इसके लिए भी एक स्टोरी सुनाऊंगी। हमने पढ़ा था सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड, ये मैंने आपको बता दिया है। लिक्विड में पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस में वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है। अब हमें इनका डिफरेंस पढ़ना ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 फैक्टर्स। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। इसके लिए हम क्या एक स्टोरी लेंगे, हम 10 बच्चे लेंगे। यहाँ पे जब मैं बोलूँगी ना बच्चे, तो आप उसको लेना कि हम यहाँ पे पार्टिकल्स की बात करें। ठीक है। बेसिकली वो पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। हम पहले लेंगे 10 बच्चों को और उनको एक क्लासरूम में बिठा देंगे जिसकी कैपेसिटी 10 ही है। ठीक है। वो बिल्कुल जुड़ के बैठे होंगे। ठीक है। 10 बच्चों को हम एक 10 ऐसे क्लासरूम में बिठा देंगे जिसमें 10 बच्चों की ही कैपेसिटी है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उन 10 बच्चों को एक ऐसे क्लासरूम में शिफ्ट कर देंगे जिसकी कैपेसिटी क्या है, 50 स्टूडेंट्स की। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम उन स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे एक खुले ग्राउंड में छोड़ देंगे। ठीक है। कि वो कहीं भी जाएं, कुछ भी करें। ठीक है। ये अब हम पढ़ेंगे कि इनका अब जो किसको कैसे कैसे बच्चे किस किस वे में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम डिफरेंस देखते हैं। जब हमने 10 बच्चों को एक ऐसे क्लासरूम में बंद किया जिसकी कैपेसिटी 10 थी, ठीक है, तो उसमें जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द पार्टिकल्स, और वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स, मैंने पहले कहा था स्टूडेंट्स को पार्टिकल्स लेंगे, तो वो क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है। क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि वो क्लासरूम ही 10 स्टूडेंट्स का है। ठीक है।
तो वो क्लोजली पैक्ड होंगे, आपस में बिल्कुल साथ साथ में बैठे होंगे। जब मैंने उनको 50 के क्लासरूम में शिफ्ट किया तो जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो क्या हो गया, अब थोड़ा दूर दूर करके बैठने लगे, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया उनके बीच में, बढ़ गया। और जब मैंने उनको ग्राउंड में छोड़ दिया था बच्चों को, तो वो और भी ज़्यादा दूर होके बैठने लगे एक दूसरे से। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे स्मॉल होता है सॉलिड में, देन लिक्विड एंड गैस। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। इसको हम समझेंगे जैसे कहते हैं ना कि एकता में बल है, ठीक है, स्ट्रेंथ इन यूनिटी। तो अब ये क्या करते हैं, जो 10 बच्चे होते हैं, जो 10 की क्लासरूम में बैठे होते हैं, ये बिल्कुल साथ साथ होके बैठे होते हैं, यूनिटी से बैठे होते हैं, ठीक है। यही समझ लो कि साथ साथ बैठे होते हैं, यूनिटी से बैठे होते हैं। तो इनके बीच स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो स्ट्रेंथ से मेरा मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ से मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो सॉलिड में जिसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। फिर जब मैंने उन बच्चों को एक ऐसे क्लासरूम में शिफ्ट किया जहाँ पे 50 की वैकेंसी थी, तो क्या हो गया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कम हो गई, ठीक है, क्योंकि वो दूर दूर हो गए। तो जब वो दूर दूर होने लगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। और जब मैंने उनको ग्राउंड में छोड़ दिया तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी सबसे कम हो गई थी, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं गैसेस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। क्योंकि वो 10 के 10 बच्चे कैसे क्लासरूम बैठे थे जिसकी वैकेंसी 10 की थी, मूव तो वो कर सकते ही नहीं थे, ठीक है, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड थे। तो अगर मैं बताऊँ तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे, वो मूव नहीं करते, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको लेमन लैंग्वेज में बता दूँ। काइनेटिक एनर्जी होती है कि एनर्जी विच इज़ रिलेटेड टू द मोशन, की कोई पार्टिकल कितना तेज़ मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है, मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं ये, मोशन से, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी मोशन से, ठीक है। तो मोशन तो होगा नहीं उसमें, ठीक है। जो 10 के बच्चे होंगे, जो 10 के क्लासरूम बैठे होंगे, मतलब सॉलिड में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की सबसे लो होती है। फिर हम आएंगे लिक्विड में, मतलब जिसमें 50 की मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया था। अब क्या होगा, वो मूव तो कर सकते हैं लेकिन उनके पास भी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं कर पाएंगे, एक बट मूवमेंट होगा, ठीक है। सॉलिड के कंपैरिजन में वो मूव तो कर सकते हैं। सो इट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मीडियम में आएगी। और जिन बच्चों को मैंने ग्राउंड में छोड़ा था वो तो बिल्कुल ही भागे जा रहे थे ना ऐसे ही, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, हमारी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई हो गई, ठीक है। सो ये याद रखना कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स होती है वो हाई होती है गैसेस में, ठीक है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके पास बहुत स्पेस होती है और वो मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो ग्राउंड में कहीं भी घूमते हैं। सो आई होप ये जो टेबल है आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। अब आप ये इसको याद कर लेना। देन कम्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, हमारे यहाँ से एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होता है। अब आपको ये समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। गैसेस नीदर हैव डेफिनेट शेप नॉर हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। इसकी ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। गैसेस आर नॉट रिजिड, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है तो ये क्या होते हैं, रिजिड नहीं होते, हार्ड नहीं होते, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। जब भी हम गैस को किसी कंटेनर में डाल देंगे ना तो अपने कंटेनर को क्या होगा, कम्प्लीटली फिल कर देगा। दैट्स वाई इट वॉज रिटन कि इसकी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। अगर एक हमने स्मॉल बॉक्स लिया है, उसमें कोई गैस है, ठीक है, अगर हम इसको डाल देंगे एक बड़े से बॉक्स में तो क्या होगा, ये ना इसकी वॉल्यूम ले लेगा। मास ऑल्दो इसका सेम रहेगा बट ये वॉल्यूम क्या लेगा, इस पूरे कंटेनर की ले लेगा। तो दैट्स वाई वी सेड दैट गैसेस डोंट हैव एनी डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। देन लो डेंसिटी, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, this means low density means this is the ability of gases to easily rise। जिसकी भी लो डेंसिटी होती है ना, हमेशा याद रखना, जिसकी लो डेंसिटी होता है ना वो ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ राइज करता है। देन कम्स कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सपोज हम देख लेते हैं कि सपोज ये गैस है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत दूर दूर हैं। तो जब हम इसको कंप्रेस करेंगे ना तो क्या होगा, जो इनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, अब प्रेशर के अप्लाई करने से ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके डिस्टेंस को कम कर पा रहे हैं ना
तो इट मीन्स हम उसको क्या कर पा रहे हैं, कंप्रेस। और कंप्रेस करने का रीज़न क्या है कि जो ये पार्टिकल्स है ना ये दूर दूर हैं, पार्टिकल दूर दूर हैं, तभी हम इसे कंप्रेस कर पा रहे हैं, और कंप्रेस करने से पार्टिकल साथ हो रहे हैं। अगर सॉलिड लें जिसके पार्टिकल्स ऑलरेडी टाइटली पैक्ड हैं, उसको हम क्या कंप्रेस करेंगे, क्योंकि बीच में इन पार्टिकल्स के स्पेस तो है नहीं, तो कंप्रेस करने पे क्या होगा, सॉलिड जो है कंप्रेस नहीं होते। क्यों, पार्टिकल्स पास पास होते हैं। इसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं ना, तो ये कंप्रेस हो जाते हैं। देन कम्स फ्लूइडिटी। इन गैसेज मॉलिक्यूल्स हैव फ्री रैंडम मूवमेंट सो दे कैन फ्लो ईजिली इन ऑल डायरेक्शन। तो ये क्या होती है हमारी फ्लूइडिटी। देन कम्स डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द गैसेज टू स्प्रेड आउट। ठीक है, अगर वो गैसेज स्प्रेड हो रही है ना तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजिबिलिटी। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तो पेपर में क्वेश्चन में कहीं आपको फ्लो वर्ड दिखता है ना, फ्लो, तो मीन्स ये फ्लूइडिटी की बात कर रहे हैं। और अगर आपको पेपर में कहीं पे ये वर्ड दिखता है ना स्प्रेड, तो इट मीन्स वो डिफ्यूजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। सुनने में सेम लगता होता है कि वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं या फिर वो फ्लूइड हो रहे हैं, क्योंकि अपनी जो गैस प्रॉपर्टी जो शो कर रहा है किस बेसिस पे कर रहा है, अपने पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे बेसिस पे। तो इसीलिए हमें वो क्या लगती हैं, चीज़ें कई बार मिक्स होती हुई दिखती हैं। बट जब भी आपको वर्ड फ्लो दिखे तो इट मीन्स फ्लूइडिटी, स्प्रेड आउट दिखे तो वो डिफ्यूजिबिलिटी। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस हैव लीस्ट अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, ये हमने डिफरेंस में पढ़ा था। ठीक है, आई होप ये आपको प्रॉपर्टीज़ समझ आई होंगी। नाउ हम क्या करेंगे, गैस लॉस। अब जो गैस होती है ना हमारी, उसका क्या होता है, मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, प्रेशर भी होता है और टेम्परेचर भी होता है उसका। हाँ, मैंने जो लास्ट स्लाइड में बताया था, मैंने बोला था डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, बट वॉल्यूम तो होता है। ठीक है, सो गैस का मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, प्रेशर भी होता है और कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होता है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी क्या होती हैं, मेजरेबल होती हैं। ठीक है, ये गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, सो जो लॉ इनके बीच में रिलेशन बताता है ना, उसको हम गैस लॉस बोलते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। मास, वॉल्यूम, pressure, temperature of gas are the measurable properties. The law which interrelate these properties are called gas laws. जो इनके बीच में रिलेशन बताती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैस लॉस। सो मेनली 3 लॉस पढ़ेंगे इसमें, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसिस लॉ। ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होगा, इसको समझने से पहले, ये मैंने जो भी लिखा है, ठीक है, इसको समझने से पहले आप एक एग्जांपल समझो, उसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, ये गलत नहीं है, बट अभी आप इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। हम एक बलून की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बलून में क्या होता है, हमारी गैस फिल्ड होती है और गैस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जब प्रेशर अप्लाई करेंगे इसको बाहर से, तो क्या होता है, हमने गैस प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये कंप्रेसिबल होती है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो जब हम बलून को प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, अब कंप्रेस होने का रीज़न क्या है, वही जो मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में डिस्टेंस है। तो जब हम इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे बाहर से, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये ना पास पास आने लगेंगे। ये जो डिस्टेंस है ना, इनका कम होने लगेगा, ये पास पास आने लगेंगे। तो इट मीन्स जो इसका वॉल्यूम है वो कम होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया, मॉलिक्यूल्स जो हैं पास आने लगे। तो जब ये पास आने लगे, इनका डिस्टेंस कम होने लगा, तो मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम डिक्रीज़ होने लगा। तो ये कहता है हमारा बॉयल्स लॉ। अब हम समझेंगे बॉयल्स लॉ क्या कहता है। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर of a fixed amount of gas is inversely proportional to its volume. मतलब मैथमेटिकली क्या है कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के। इन्वर्सली प्रोपोर्शन मीन्स कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। लाइक अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे ना, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। या फिर अगर हम बोलें प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, और प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमने देख लिया ये।
ठीक है। अब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने इसको क्या किया, एक कांस्टेंट से रिप्लेस किया, P इक्वल्स टू के वी, ठीक है, K बाय V, ठीक है। देन क्या होगा, हम V को जब उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये बन जाएगा PVK, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज हमने प्रेशर किया अप्लाई P1 जिसकी वजह से वॉल्यूम हुआ V1 और ये किसके बराबर है, K के। जब हम प्रेशर P2 अप्लाई करेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, वो क्या होएगा V2 और ये किसके बराबर होगा, ये भी K के बराबर होगा। सो ऑन इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, ये वाला इक्वेशन P1 इक्वल्स टू P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ ये इक्वेशन कैसे आई। और जब इनवर्स रिलेशन होता है ना तो ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हमने प्रेशर था यहाँ पे सपोज 10 पे, तो वॉल्यूम था कितना, सपोज 1। जब यहाँ पे आया प्रेशर सपोज 1 पे, तो इधर वॉल्यूम कितना हो गया, 10। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इतना नहीं भी समझ आ रहा तो आप सिंपली याद रखें, जब इन्वर्स का रिलेशन होता है ना तो ये नेगेटिव ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। फैक्ट में हम यही पढ़ेंगे कि ये जो था ना, दिस प्रोपोर्शनैलिटी वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय रॉबर्ट बॉयल, तभी उसके नाम पे दिया है ये बॉयल्स लॉ, ठीक है, ड्यूरिंग 6th सेंचुरी एंड ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट यूजिंग जे ट्यूब। उसने एक जे ट्यूब ली थी, उसमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। बॉयल्स लॉ में इतना ही है, ठीक है। इसको मैंने आगे क्लब किया हुआ है तो आपको इजी हो जाएगा समझना। अब हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। अगेन जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ है, ठीक है, वाटर सोच लो, ठीक है, ये वाटर है। जब हम वाटर को टेम्परेचर देंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ को जब हम टेम्परेचर देंगे और उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, किसी चीज़ को जब हम हीट कर रहे हैं और हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, उनको क्या होने लगेगा, उस हीट की वजह से एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, एनर्जी आ जाएगी। तो जब एनर्जी आ जाएगी ना तो वो क्या करेंगे, फास्टली मूव करेंगे, ठीक है, उनके बीच एनर्जी आ गई तो वो क्या करेंगे, फास्ट मूव करेंगे और वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब वो दूर जाने की कोशिश करेंगे इट मीन्स कि वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं ना, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से उनके बीच एनर्जी आ जाएगी और जब एनर्जी आ जाएगी तो पार्टिकल्स रैंडमली और स्पीड से मूव करने लगेंगे इन ऑल द डायरेक्शन। तो जब वो अपने आप को मूव करने लगेंगे तो इससे क्या होगा, उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही बोलता है हमारा चार्ल्स लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर को इन्वर्स भी होता है कि अगर टेम्परेचर को कम किया तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। मैंने अभी समझाया कि किस तरह टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, उसी तरह से टेम्परेचर के डिक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमने हटाने के लिए क्या यूज़ किया, के यूज़ किया। जब ये यहाँ पे टी गया तो वो क्या हो गया, v बाई टी इक्वल्स टू के हो गया। अगेन जब हमने V1 वॉल्यूम था तो टेम्परेचर था T1 और वो इक्वल था के, और V2 वॉल्यूम पे टेम्परेचर कितना था, T2, और ये भी किसके बराबर था, के, जैसे हमने लास्ट इक्वेशन में किया। सो बोथ साइड को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा, V1 इक्वल्स टू T1, V1 T1 इक्वल्स टू V2 T2, ठीक है। आई होप ये आपको अब क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम का जिस तरह से समझाया, ठीक है। इसमें आप देख लो कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। एक चीज़ आपको कुछ याद रखनी है, ये जो रिलेशन था वो डिस्कवर्ड बाय जैक्विस चार्ल्स
और एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो भी हम टेम्परेचर लेंगे ना, दैट शुड ऑलवेज बी इन केल्विन। वो हमेशा किस में होगा? केल्विन में होगा। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे ये इसका आंसर देना है कि अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो और उसको हमें कन्वर्ट करना हो केल्विन में, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, इतना बता दूं कि इस डिग्री सेल्सियस को एक नंबर से ऐड करेंगे और वो नंबर क्या है वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, सो टेम्परेचर हमेशा हमें यहाँ पे जो भी लेना है ना, वो केल्विन में ही लेना है। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स गे-लुसीज लॉ। अब ये क्या बोलता है? अब जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया था लास्ट में, तो क्या हो गया था? वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा था। अब हमने क्या किया, सपोज़ हमने जो वो है वॉल्यूम है कांस्टेंट रखा। हमने कहा कि नहीं जी, हमने वॉल्यूम नहीं बढ़ाना सब्सटेंस का, टेम्परेचर को बढ़ने दो, हमने वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है। तो क्या होगा? अब जब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली जो उसके पार्टिकल्स हैं उसको एनर्जी तो मिल रही है और वो मूव भी कर रहे हैं, बट द कंडीशन इज़ कि उसका वॉल्यूम हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, वॉल्यूम को बढ़ने नहीं दे रहे। अब क्योंकि वो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स मूव करने लगे टेम्परेचर की वजह से और वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो बिल्टअप होना शुरू होएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमारा प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। सो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है, इट मीन्स ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। P डायरेक्टली प्रोपोर्शन है T के, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है T के। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने क्या लिया है? K यूज़ किया है। ठीक है, तो जब हम ये T इधर जाएगा क्या बन जाएगा? P/T, और अगेन ये इक्वेशन बन जाएगी P1T1 इक्वल्स टू P2T2, मतलब P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। इसके फैक्ट में हम यही पढ़ेंगे कि इसको फॉर्मुलेट किया था एक फ्रेंच केमिस्ट गे-लुसीज ने इन द ईयर 1808। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसको क्लब कर दिया। बाकी अगर आपने चीज़ें पहले नहीं लिखी हैं तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से देख लो। फटाफट से मैं बता देती हूँ, एक तरह से रिवीजन। बॉयल्स लॉ जो होता है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन P एंड V। चार्ल्स लॉ क्या होता है? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन V एंड T। एंड गे-लुसीज लॉ में इट इज़ द रिलेशन बिटवीन P एंड T। यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने तीन वो देखा था ना उसका, ये देखना, ये ना PV/T के बीच ही घूमेगा। ठीक है, अगर इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो मीन्स ये किसके बीच में रिलेशन है? PV के बीच में। अगर इसमें क्या रह रहा है? चार्ल्स में P कांस्टेंट रह रहा है, तो इट मीन्स वो हमें रिलेशन किसका दे रहा है? V और T का दे रहा है। और गे-लुसीज लॉ में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है तो मीन्स हमें वो रिलेशन किसका दे रहा है? P और T का दे रहा है। और इसको मैंने मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट किया है, दैट P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू V। ये मैंने लिखा है इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T, मीन्स इनका डायरेक्ट का रिलेशन है। एंड P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T, ये भी क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो अब इसको उतार लेना। ये मैंने सिर्फ एक आपको एक क्विक रिवीजन दिया। एक लास्ट कंसेप्ट हम देख लेते हैं इसमें, आइडियल गैस का। ठीक है, आइडियल गैस अगर बुकिश लैंग्वेज में बोलूँ तो बोलूँगी कि इट कंबाइंस चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड गे-लुसीज लॉ। बट एक्चुअल में आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस वो होती है जिसमें हमने पढ़ा था ना कि गैस के पार्टिकल्स में लीस्ट अट्रैक्शन होता है, सबसे लीस्ट। हम आइडियल गैस में मानते हैं कि जो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो ज़ीरो होता है। अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज ज़ीरो। ठीक है, ये हमारी होती है आइडियल गैस। ठीक है, अगर आपको पूछे कि कोई आइडियल गैस क्या होती है तो बोलना जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज की मैंने आपको बात कर दी कि ये कंबाइन करते हैं तीनों लॉ को। ठीक है, अब हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि P जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन था V के, तो वो हमने पढ़ा था P1V1 इक्वल्स टू K। तो P1V1 इक्वल्स टू K मीन्स ये इस तरह की रिलेशन हमें मिली थी। सेकेंड में क्या था? V जो था, वॉल्यूम जो था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। ठीक है, तो हमने पढ़ा था V1/T1। आप पीछे स्लाइड्स में जाके देख लेना, V1/T1 हमने पढ़ा था। तो मीन्स
वहाँ पे जो टेम्परेचर था डिवाइड हो रहा था वॉल्यूम के साथ, ठीक है, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, ठीक है। तो इससे पता चला कि P और V में क्या था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, V और T में डिवीजन हो रहा था। और थर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर के लुसिस लॉ में कि प्रेशर के इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो उसमें भी क्या था, P/T बन रहा था, ठीक है, P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। अगेन यहाँ पे भी हम देखें तो P और T क्या है, डिवीजन में है। सो इस तरह से हमने कंबाइन किया, क्योंकि बुक्स में सीधा लिख दिया होता है ऑन कंबाइनिंग, तो बच्चों को कई बार समझ नहीं आती कि कंबाइन किस तरह से किया। सो इक्वेशन 1 देख लो तो उसमें PV मल्टीप्लिकेशन में था, उस तरह से समझ लो। सेकंड में V एंड T डिवीजन में था, एंड थर्ड में P एंड T डिवीजन में। सो जब कंबाइन किया तो ये इक्वेशन बनी, PV/T इक्वल्स टू R। यहाँ पे R क्या है, जैसे हम उधर K लेते थे ना, हमने उस कांस्टेंट को रिप्लेस किया R से और इसको एक फिक्स्ड नाम दे दिया जो कि था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। R की वैल्यू वहाँ पे जो हम K को कांस्टेंट बोलते हैं, हम यहाँ पे R को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को भी अगर हमने कंसीडर करना है तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV इक्वल्स टू nRT, ये हमारी इक्वेशन है। और n क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ मोल्स, उस गैस में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। सो ये जो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस में, मैंने आपको सब कवर करवा दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का डिफरेंस बता दिया, ठीक है, बेसिस पे बता दिया। मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस भी कवर करवा दी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लॉज भी आपको कवर करवा दिए और मैंने आइडियल गैस का कंसेप्ट भी दे दिया। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके बाहर से कुछ पेपर में आएगा। मैंने जिस हर पॉसिबल वे से इसको कवर करने की कोशिश की है, तो अब आप इसको एक बार और पढ़ना, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।